नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के टोटल 70 शिफ्ट में मनुष्य और पौधों के प्रजनन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, वह लोग वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ शेयर भी करिए। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो उसके लिए आप लोग केवी गुरुजी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप डी के टोटल 61 शिफ्ट के जो भी आपके रियल प्रश्न हैं, विशेष तौर पर जीके, करंट अफेयर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसकी ई बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे हम लोग कहते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति। यह मुख्य रूप से आपके टी आकार का होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टी शेप का ये होता है, जिसको आप महिलाओं के गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है। और मुख्य रूप से ये जो आपका उपाय है, इसके माध्यम से जो स्पर्म है इनको फैलोपियन ट्यूब में पहुँचने से रोका जाता है, और इसके कारण आपकी निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखिएगा, अंतः गर्भाशय युक्ति या फिर इंट्राटेरिन डिवाइस इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, जिन्हें आप लोग कंट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, ये आपकी किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ये आपके शरीर में जो हार्मोन होते हैं उनको रेगुलेट करती हैं, और इनके द्वारा जो आपके ओवुलेशन के माध्यम से ओवरी से अंडे निकलते हैं, उन अंडों को ये आपके फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचने देते हैं, और इस प्रकार से एक बार फिर से निषेचन नहीं हो पाता है, और यहाँ पर जो जन्म की संभावना है वो आपकी समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनन गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी मानव में जनन गुणसूत्र होते हैं इन्हें हम लोग एलोसोम के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग मानव की बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका एक जोड़ी एलोसोम होता है, वहीं पर जो 22 जोड़ी हैं ये आपके ऑटोसोम होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछा गया कि मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे अलैंगिक कहा जाए या ऑटोसोम कहा जाए, इसका मतलब एक ही है, और टोटल आपको 22 इस प्रकार के गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि पुरुषों में जो टेस्टिकल होता है या जो टेस्टिस होता है वो शरीर के बाहर क्यों होता है। देखिए, मनुष्यों में जो आपके स्पर्म का निर्माण होता है, उसके निर्माण के लिए जो टेम्परेचर है वो आपके शरीर से 2 से 3 डिग्री कम की ज़रूरत होती है, और इसीलिए मनुष्यों में जो ये वृषण होता है वो शरीर के बाहर होता है, जिससे यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो सके। अगला प्रश्न पूछा गया सेम वही कि गर्भ निरोधक गोली किस प्रकार से काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, हार्मोन्स के लेवल को बनाए रखना, ओवुलेशन करने वाले एस्ट्रोजन को बढ़ने से कंट्रोल करना, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है इसको मोटा करना, इसके अलावा जो भी आपके पीरियड्स के दौरान ऐठन और ब्लीडिंग होती है उसको भी कम करने का काम इन गोलियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किशोरावस्था में कौन सा बदलाव नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था में शरीर में कई सारे बदलाव होते हैं, और ऑप्शन के हिसाब से मोटापा ऐसा कोई बदलाव नहीं है। तो अगर हम लोग बदलाव की बात करते हैं तो लंबाई में वृद्धि होती है, मनुष्य के आवाज़ में परिवर्तन होता है, स्वेद और तेल ग्रंथियों जो तेल ग्रंथियां हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, और जो भी लड़कियों और लड़कों में जनन अंग होते हैं उनका भी विकास आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव गुणसूत्र एक्स और वाई में किसकी गति सबसे अधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एक्स और वाई गुणसूत्र की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड आपके वाई गुणसूत्र की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
वहीं पर अगर आपसे साइज की बात की जाए तो साइज जो है वो आपके एक्स गुणसूत्र का बड़ा होता है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भारी होगा वो आपके तेज नहीं चलेगा और जो आपका हल्का होगा वो तेजी से चलेगा। तो एक्स वाला आपके साइज में बड़ा होता है, जबकि जो हमारे वाई गुणसूत्र हैं इनकी गति आपको अधिक देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि सरीसृप में जो लिंग निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है। तो ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना है कि लिंग निर्धारण तापमान के द्वारा होता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो आपके घोंघे होते हैं या फिर सरीसृप होते हैं, इनमें जो आपके अंडे दिए जाते हैं तो वो जो इनका अंडा है वो कौन से टेम्परेचर पर है, इस टेम्परेचर के हिसाब से ये डिफाइन होता है कि यहाँ पर जो आपका बेबी है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बच्चे के जन्म के समय विकृति का कारण क्या होता है। तो जन्म के समय जो बच्चों में आपको विकृतियां देखने को मिलती हैं उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक आपका गुणसूत्रीय कारण भी है। इसके अलावा जेनेटिक्स कारण भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, ड्रग एक्सपोजर हो सकता है। तो ये सारे कई सारे विकृति के कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके डीएनए की कॉपी होती है यानी कि जिसे हम लोग डीएनए का प्रतिरूपण कहते हैं, ये आपके प्रजनन की सबसे बेसिक पॉइंट होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारी स्पीसीज होती हैं उनका जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके डीएनए के अंदर ही होता है, और इसीलिए प्रजनन के दौरान जो सबसे प्रमुख प्रक्रिया होती है शुरुआत में, वो आपके डीएनए का प्रतिरूपण है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मादा में निषेचन कहाँ पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग महिलाओं की बात करते हैं तो निषेचन जो है वो आपको फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए, ऐसे ओवरी होती है, ओवरी से आपका जुड़ा हुआ होता है फैलोपियन ट्यूब, फिर ये आपके गर्भाशय से जुड़ा होता है। तो ओवरी से जो एग आते हैं यहाँ से स्पर्म आता है, तो फैलोपियन ट्यूब में आपके एग और स्पर्म मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर निषेचन होता है और जो आपका भ्रूण है वो गर्भाशय के अंदर बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जन्म के समय बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो बच्चे के अगर हम लोग लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो ये आपके पुरुषों के जीन पर डिपेंड करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो यहाँ पर बच्ची का जन्म होगा, अगर आपके एक्स वाई गुणसूत्र मिलेंगे तो यहाँ पर लड़के का जन्म होता है, और पुरुष के पास में एक्स और वाई दोनों होते हैं। यानी कि अगर पुरुष के पास से एक्स वाला गया तो लड़की का जन्म होगा, और अगर पुरुष की तरफ से वाई वाला जाएगा तो यहाँ पर लड़के का जन्म होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि विषाणु जनित यौन संक्रमित रोग कौन सा है। तो यौन संक्रमित रोग से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। विषाणु जनित जो यौन संक्रमित रोग है इसका नाम एड्स है, और ये आपके HIV नामक वायरस से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बच्चे के जन्म के समय लड़का या फिर लड़की होने की प्रायिकता क्या है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में XX होता है। एक आपका इधर से आता है, दूसरा वाला इधर से आता है, तो टोटल 4 कंडीशन हो सकती है। यानी कि पुरुष की तरफ से X आए, महिला की तरफ से X आए, पुरुष की तरफ से X, महिला की तरफ से X, फिर यहाँ से YX, यहाँ से YX। तो टोटल 4 कंडीशन हो सकती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़के या फिर लड़की के जन्म के लिए टोटल आपकी 50-50% संभावनाएं होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 50% है कि लड़के का जन्म होगा, और 50% ही प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यहाँ पर लड़की का जन्म होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि नर यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया टोटल आपको 23 जोड़ी गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु होते हैं इनका मार्ग क्या है। तो अगर हम लोग शुक्राणु की बात करते हैं तो इनका निर्माण होता है टेस्टिकल में। टेस्टिकल के बाद ये आपके वास डिफरेंस में आते हैं, वहाँ से फिर आपके ये सेमिनल वेसिकल में आते हैं, फिर ये पहुँचते हैं आपके यूरेथ्रा में, फाइनली ये पेनिस के माध्यम से आपके फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुँचते हैं, वहाँ से ये जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ इनको ओवरी मिलती है,
और उसके बाद में निषेचन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। तो यौन संचारित रोग आपको पता होने चाहिए। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में एक टीबी दिया गया था। बाकी अगर हम लोग एड्स की बात करें, गोनोरिया की बात करें, तो ये सारे आपके यौन संचारित रोग हैं। इसके अलावा अगर हम लोग जेनिटल हर्पेस की बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग एसपीवी की बात करते हैं, सिफिलिस की बात करते हैं, तो ये सारे हमारे यौन संचारित रोग हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार क्या होता है। तो शुतुरमुर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 150 मिलीमीटर से 125 मिलीमीटर, यानी कि लंबाई इसकी 150 मिलीमीटर होती है, चौड़ाई 125 मिलीमीटर होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे हम लोग एक कोशिका के रूप में कंसीडर करते हैं और ये आपके पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गर्भ निरोधक और जितनी भी आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके कंडोम्स होते हैं ये ना केवल आपके गर्भधारण को रोकते हैं, इसके अलावा जो भी आपके यौन संचारित रोग होते हैं उन सभी से भी ये रक्षा करते हैं। तो अगर दोनों की बात की जाए तो सबसे अच्छा उपाय आपके कंडोम्स का यूज है। बाकी अगर हम लोग अदर मेथड की बात करते हैं तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल हो गया, इसके अलावा आपका आईयूडी हो गया, द कंट्रासेप्टिव इम्प्लांट हो गया, तो कई सारे इसके अन्य तरीके होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि महिलाओं में होने वाला जो पहला मासिक धर्म है इसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे मेनार्की या फिर रजो दर्शन के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लड़कियों में जो मासिक चक्र है ये आपका 21 से 45 दिन तक हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग सामान्य तौर पे बात करें तो इनका ये जो समय है ये आपके 28 से 35 दिन का होता है और इसीलिए इसको हम लोग मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मासिक धर्म से संबंधित मिथ क्या है। तो गांव के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि पीरियड के समय अगर कोई लड़की या महिला अचार को छू लेगी तो अचार यहाँ पर खराब हो जाएगा। इसके अलावा पीरियड के समय खट्टा, तीखा और मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको किचन वगैरह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, केवल आराम करना चाहिए। तो ये सारे आपके मिथ हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे शरीर में अन्य क्रियाएं होती हैं और उसके साथ हम लोग सारे काम करते हैं, कुछ उसी प्रकार की यह भी एक क्रिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग जनन अंग की बात करते हैं तो यूरेथ्रा आपके महिला जनन अंग का हिस्सा नहीं है। महिला जनन अंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका यूटेरस हो गया, ओवरी हो गई, फैलोपियन ट्यूब्स है, सर्वक्स है, वजाइना है, तो ये सारे महिला जनन अंग के हिस्से हैं। वहीं पर अगर हम लोग पुरुष जनन अंग की बात करते हैं तो पेनिस हो गया, स्क्रोटम और टेस्टिकल हो गया। इंटरनल आर्गन की अगर हम लोग बात करें तो वास डिफरेंस हो गया, प्रोस्टेट हो गया, यूरेथ्रा हो गया, तो ये सारे पुरुष जनन अंग के हिस्से हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि युवावस्था में, यानी कि आप कह सकते हैं किशोरावस्था में आवाज़ भारी क्यों हो जाती है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है युवावस्था में तो यहाँ पर जो स्वर यंत्र है वो भी बढ़ता है, जो आपकी वोकल कॉर्ड है वो लंबी और मोटी होती जाती है, साथ ही साथ आपके चेहरे की हड्डियाँ भी बढ़ती हैं और इस कारण से युवावस्था में जो भी आवाज़ है वो आपकी भारी हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक स्पीशीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो किसके कारण नियत बनी रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी युग्मक का निर्माण होता है तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और इसी के कारण जो भी यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या है वो आपकी घट करके आधी रह जाती है और इसी के कारण ये आपकी नियत बनी रहती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस नाम का आपका सेल डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस प्रोसेस होता है और यहाँ पर जो आपके गुणसूत्रों की संख्या है वो घट करके आधी हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अस्थायी गर्भधारण को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी का मतलब है आप लोग परमानेंट सलूशन यहाँ पर खोज रहे हैं
कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर गर्भधारण ना होने पाए, तो इसका सबसे बेहतर तरीका होता है ट्यूबल लिगेशन। अब ये होता क्या है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ओवरी मिलेगी और ओवरी से जुड़ा हुआ होता है फैलोपियन ट्यूब। तो जब भी एग का निर्माण होता है तो ये आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है, यहाँ से होकर के स्पर्म आपके यहाँ पर पहुँचता है और फिर होता है निषेचन। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि ओवरी से एग आपका बने लेकिन फैलोपियन ट्यूब को हम लोग बीच से ही काट दें, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो भी एग का निर्माण होगा वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा ही नहीं, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी यहाँ पर बांसुरी। तो ये आपका यानी कि जो ट्यूबल लिगेशन है ये अस्थायी गर्भधारण करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जन्म नियंत्रण के लिए किस शल्य क्रियाविधि के द्वारा पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो जैसे हम लोगों ने महिलाओं में देखा, कुछ इसी प्रकार से पुरुषों में नसबंदी होती है जिसे हम लोग वैक्सोटॉमी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टेस्टिकल है। टेस्टिकल में स्पर्म का निर्माण होता है और उसके बाद में यहाँ से आपका जो स्पर्म है वो आपके वास डिफरेंस से होते हुए और फिर आपके पेनिस से होते हुए पहुँचता है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो ये वास डिफरेंस है इसको यहाँ पर कट कर देंगे, तो एक बार फिर से ना आपका ये रास्ता रहेगा और ना इस रास्ते से होकर के स्पर्म आपके आगे जाएगा, तो फिर आपके किसी भी प्रकार से बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। तो इसी को हम लोग पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसे हम लोग रजोनिवृत्ति या फिर मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका पहला मासिक धर्म होता है मतलब कि लड़कियों या महिलाओं में, उसे हम लोग रजो दर्शन कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। और जब मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है तो इसे हम लोग मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पिल्स के बारे में दरअसल पूछा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन यही दिया गया था कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस समूह के जीवों में जो लिंग निर्धारण है वो तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, घोघा हो गया, मगरमच्छ है, कछुआ है, रेप्टाइल्स हैं, इनमें जो लिंग का निर्धारण है वो आपके तापमान पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक गर्भनिरोध का तरीका है। तो कई सारे हो जाएंगे, जैसे कि कंडोम है, उसके बाद में फीमेल कंडोम्स भी होते हैं, आपका डायफ्राग्राम होता है, सर्वाइकल कैप्स है, स्पॉन्गी है। तो ये सारे गर्भनिरोधक के तरीके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मादा प्रजनन तंत्र के चित्र के आधार पर बताइए। पहला पूछा गया था कि निषेचन कहाँ पर होता है, दूसरा पूछा गया था कि भ्रूण का पालन पोषण कहाँ पर होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब में आपका निषेचन होता है और उसके बाद में जो भ्रूण का विकास है या फिर जो आपके बच्चे का वो होता है, क्या नाम है, 9 महीने तक जो गर्भ में रहता है, तो वो आपके गर्भाशय में इनका विकास होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ से भी लगभग 8 से 10 बार प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर पादप या फिर सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, तो अलैंगिक प्रजनन आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, एक हमारा होता है खंडन, तो खंडन भी आप विखंडन, तो विखंडन भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक द्विविखंडन होता है, यानी कि इसमें कोई भी पार्ट होता है वो 2 भागों में टूटता है, तो ऐसा आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। एक हमारा बहुविखंडन होता है जो कि आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। फिर एक आपका होता है बडिंग, जिसे हम लोग मुकुलन कहते हैं, तो ये आपको ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलेगा। एक होता है बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, तो ये म्यूकर, मास, फर्न और राइजोपस में आपको मिलेगा। पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन की बात करते हैं, तो ये आपको प्लानेरिया और हाइड्रा में मिलेगा। खंडन की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, तो ये आपको स्पाइरोगोइरा में मिलेगा। इसी प्रकार से आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है जिसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं,
तो ये आपको आलू, प्याज, केला वगैरह में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राइजोपस में जो प्रजनन है वो किस प्रकार होता है। तो सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया भी कि राइजोपस में जो प्रजनन है वो आपके बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कायिक प्रवर्धन के संबंध में आपको यहाँ पर सही वाला कथन चुनना था। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में कोई पौधा है, इस पौधे में हम लोग बीज के अलावा अगर इसके किसी भी हिस्से से प्रजनन करवा सकते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो जैसे जड़ का हिस्सा लेकर के नया पौधा बना दिया, तने के किसी हिस्से से बना दिया, पत्ती से बना दिया, तो इस प्रकार से जो भी आपका प्रजनन होता है उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, यह एक बढ़िया प्रश्न पूछा गया था और इसको कई सारे लोगों ने गलत भी किया था कि कायिक प्रवर्धन इनमें से कौन नहीं करता है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, आम, गुलाब, अंगूर और गन्ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग आम की बात करते हैं तो आम में आपके कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। अब इसमें कन्फ्यूजन इसलिए था लोगों को क्योंकि आपने देखा होगा कि आम में कई बार आपके कलम लगाया जाता है, लेकिन उस कलम से आप लोग नए पौधे का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी कि आम की एक टहनी को कहीं पर आप ले जाके लगा करके उससे नया पौधा नहीं बना सकते हैं। तो ये गुलाब में होता है, अंगूर में होता है, गन्ने में होता है, लेकिन आम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब आप लोग एनसीईआरटी का इस वाले चैप्टर को देखेंगे तो वहाँ पर आपको यही तीनों उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से जो भी हमारे प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल की हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।